Let's start our first topic of environment today, ecology. Now, what do you mean by ecology? It is a scientific study of the relationship of the living organisms with each other and with their environment. क्या मतलब है इस चीज का कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और जो उनका एनवायरमेंट के साथ रिलेशनशिप है उस सब की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलेंगे हम, इकोलॉजी. ठीक है, समझ आ गई कि क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में जो रिलेशनशिप चल रहा है, फिर उनका जो एनवायरमेंट के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, उस पूरी की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी. Now, everything that surrounds or affects an organism during its lifetime is collectively known as its environment. Environment किसको बोलेंगे? एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी पूरी लाइफ टाइम में उसको जो चीजें सराउंड कर रही है, जो उसको अफेक्ट कर रही है, उसको हम बोलेंगे एनवायरमेंट. तो एनवायरमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? द सम टोटल ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म. क्या मतलब हुआ इसका कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके आसपास जो भी लिविंग चीजें हैं, जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, या फिर जो उस ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस कर रही है, या फिर जो इवेंट्स हो रहे हैं आसपास, उस सब को क्या बोलेंगे हम, एनवायरमेंट. अब कंपोनेंट्स क्या है एनवायरमेंट के? एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कौन से होते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. और बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स. नॉन लिविंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ गए? एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल, सब ये सब सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से हैं? ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स कौन से होते हैं? जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है, जो मतलब फोटोसिंथेसिस करके खुद फूड बनाते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स. नॉन ग्रीन प्लांट्स कौन से होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स. एग्जाम्पल क्या होगा इसका? लाइकन्स, मॉसेस एक्सेट्रा. डीकम्पोजर्स, पैरासाइट्स, सिम्बायंट्स, एनिमल्स, मैन. पैरासाइट्स होते हैं ना जो होस्ट से फूड लेते हैं अपना, जो उससे जिसको होस्ट को हार्म होता है, वो पैरासाइट्स होते हैं. सिम्बायंट्स क्या होते हैं? जैसे आपने सुना होगा ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वर्ड सुना होगा एक आपने. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि जब दो स्पीशीज दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रही है, दोनों को हेल्प हो रही है किसी चीज से, तो वो उनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगी. सिम्बायंट्स क्या है? जो अगर वो होस्ट से फूड ले रहे हैं तो उससे होस्ट को नुकसान नहीं हो रहा, होस्ट को उससे फायदा हो रहा है, तो ये सिम्बायंट्स हो गए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल्स कौन कौन से लेवल्स है ऑर्गेनाइजेशन के? इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर. ये सारे लेवल्स हैं, छोटे से लेके बड़े तक की सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. इंडिविजुअल क्या है? विच हैज द एबिलिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली. इंडिविजुअल वो लेवल हो गया जो इंडिपेंडेंटली एक्ट करेगा. ठीक है. फिर पॉपुलेशन कौन सा लेवल है? कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब क्या हुआ कि एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, मतलब एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल होने चाहिए वो, और उनको ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हो गया, वो पॉपुलेशन होगी. मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए, उनको पॉपुलेशन बोल दिया, जो कि एक ही स्पीशीज के हैं. ठीक है. फिर कम्युनिटी क्या होगी? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन. मतलब समझ आ कि एक पॉपुलेशन क्या है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, मतलब वो उनकी पॉपुलेशन बन गई. फिर कम्युनिटी क्या है? दो पॉपुलेशन, मतलब दो अलग अलग स्पीशीज है और उनका जो ग्रुप है उनको क्या बोलेंगे? कम्युनिटी. मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, 2 से 3 4 और भी हो सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, तो उनको कम्युनिटी. इकोसिस्टम क्या है? जो भी सराउंड कर रहा है, मतलब जितनी भी लिविंग बींग्स है. लिविंग बींग्स में सब कुछ आ गया, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सब कुछ आ गया लिविंग में. और फिजिकल एनवायरमेंट सब आ गया. तो इकोसिस्टम उस सबको मिला के, उस सबको क्या बोलते हैं हम? इकोसिस्टम. सब कुछ मिला के, एवरीथिंग. ठीक है. बायोम क्या है? बायोम है, हम वैसे आगे भी डिस्कस करेंगे कि बायोम क्या है, पर थोड़ा सा बता देती हूँ मैं अभी क्या होता है बायोम. कि जो लैंड का पार्ट होता है वो, मतलब कुछ पार्ट्स हम डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द क्लाइमेट, तो वो क्लाइमेटिक फैक्टर से वो डिवाइडेड होता है. थोड़ा इसका आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ कि थोड़ा क्लाइमेटिक फैक्टर से जो कुछ एरियाज डिवाइडेड होते हैं कि एक जगह का अलग क्लाइमेट है, उसकी अलग वेजिटेशन है, तो वो अलग हो गया. एक पार्ट अलग है जिसकी अलग क्लाइमेट है, अलग वेजिटेशन है, तो वो अलग बायोम हो गया. ऐसे ऐसे अलग बायोम्स हैं. बायोस्फीयर क्या है? पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट. ठीक है. जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर.
नाउ नेक्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जैसे एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, अभी एबायोटिक कंपोनेंट्स तो हमने पिछले देखे थे, जैसे एनर्जी हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कौन से होंगे? सी बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे? लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, लिविंग बींग्स, एनिमल्स, सारे प्लांट्स, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स, और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड देन कंज्यूमर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? जो कि फूड बनाते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, सेल्फ नरिशिंग होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। कौन कौन से होते हैं? ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया और एल्गी। ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया और एल्गी भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट by the process of photosynthesis for themselves and supply indirectly to other non-producers। क्या मतलब है इस पूरी लाइन का? कि क्या होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, समझ आए कि सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हो रहा है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। एंड दे सप्लाई दिस कार्बोहाइड्रेट्स इनडायरेक्टली टू अदर नॉन प्रोड्यूसर्स। इनडायरेक्टली कैसे? जैसे उस प्लांट पे कोई वेजिटेबल है या कोई फ्रूट है, तो वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस प्लांट पे जो वो वेजिटेबल या फ्रूट लगा हुआ है उसमें वो कार्बोहाइड्रेट्स आए हैं जो उस प्लांट में थे, जो उसने सिंथेसाइज किया है, ठीक है, और वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हमारे अंदर भी आ रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स और फैगोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स क्या है? सी दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड डिराइव फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। ये जो है ऑर्गेनिक फूड कहां से लेते हैं? ये प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। इनको फूड कहां से मिलता है? दोनों से मिलता है, प्लांट से भी ले सकते हैं, एनिमल से भी ले सकते हैं, और बोथ। और ये डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, मैक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? दे फीड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ एंड आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड सोर्सेज। ये भी मैक्रो कंज्यूमर्स के अंदर भी कैटेगरी है, कौन सी है? हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन टर्शरी कंज्यूमर्स लाइक कार्निवोर्स, और फिर ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, कार्निवोर्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ठीक है। ओमनिवोर्स जो कि प्लांट्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स दोनों को खाते हैं, उनको ओमनिवोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे किसके अंदर आ गए? मैक्रो कंज्यूमर्स के अंदर। अब माइक्रो कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स लाइक डीकम्पोजर्स और ऑस्मोट्रॉफ्स। नाउ दे आर बैक्टीरिया एंड फंगाई which obtain energy and nutrients by decomposing dead organic substances of plant and animal origin। अब माइक्रो कंज्यूमर्स है, इनको फूड कहां से मिलता है? जो डेड और डीकेइंग पार्ट होता है ना, जो प्लांट का या फिर एनिमल ओरिजिन का, उनसे ये फूड डिराइव करते हैं, तो इसीलिए इनको डीकम्पोजर्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये डीकम्पोज करते हैं ना, जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उससे उनको डीकम्पोज करके उनको उनसे न्यूट्रिएंट या एनर्जी ऑफ फूड मिलता है, ठीक है, तो इसीलिए उनको डीकम्पोजर्स बोलते हैं। और ये क्या हो गए? माइक्रो कंज्यूमर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इकोटोन। इकोटोन क्या है? इकोटोन इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। मतलब जो दो इकोसिस्टम है उनके बीच का जो जंक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? इकोटोन। जैसे इसमें देखो, इस एग्जाम्पल, इस पिक्चर में देखो, ये लैंड इकोसिस्टम है, सी दिस इज लैंड इकोसिस्टम एंड दिस इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। और जो इनके बीच का ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे हम? इकोटोन, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है इसका? जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट एन इकोटोन बिटवीन मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मतलब क्या है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो इकोटोन किसके बीच में है? मरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक तरफ है मरीन इकोसिस्टम, दूसरी तरफ है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, उनके बीच में क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो वो मैंग्रोव फॉरेस्ट किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? एक जोन ऑफ जंक्शन हो गया ना मरीन और टेरेस्ट्रियल के बीच में, तो वहां पे वो इकोटोन बन गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड किसके बीच में इकोटोन होता है?
ग्रासलैंड होता है डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में इकोटोन, ठीक है। एक तरफ होती है डेजर्ट, एक तरफ होता है फॉरेस्ट, और उनके बीच में जो ग्रासलैंड है इनको बोलेंगे ग्रासलैंड इकोटोन, ठीक है। ये होगी इकोटोन। अब एस्चुरी है, एस्चुरी कौन सी होती है, कौन सी किस दो उसके बीच में होती है, फ्रेश वाटर के बीच में और सैलीन वाटर के बीच में, ठीक है। फ्रेश वाटर और सैलीन वाटर के बीच में होती है, तो वहां पे होता है ना, क्योंकि जो वो आ रहा होता है पानी, मतलब पानी आता है, तो वो जो सैलीन वाटर आता है फिर वो फ्रेश वाटर के अंदर जब एंटर करता है तो बीच में जो पोर्शन होता है जहां पे वो जंक्शन होता है सैलीन और फ्रेश वाटर का, उसको क्या बोलते हैं, एस्चुरी, ठीक है। रिवर बैंक क्या हो गया, रिवर बैंक हो गया जैसे ये मार्शलैंड जो इस एग्जाम्पल में दे रखा है कि ड्राई और वेट के बीच में, लैंड इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच में हो गया रिवर बैंक, तो ये इकोटोन हो गया, ठीक है। अब लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट मे बी वेरी नैरो और क्वाइट वाइड, इकोटोन नैरो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, ठीक है। इट हैज द कंडीशंस इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम, जैसे कंडीशंस क्या है इसकी, इंटरमीडिएट होगी दो इकोसिस्टम को मिला के, उस साइड वा, जैसे इस एग्जांपल में देखो आप, इसमें या तो जो ये है ये है यहाँ पे इसकी क्वालिटीज भी यहाँ पे आ सकती है और इसकी क्वालिटीज भी यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। तो क्या हुआ ये इसकी क्वालिटी, और इस जोन को क्या बोलेंगे हम, जोन ऑफ टेंशन, ठीक है। हेंस यहाँ लिखा हुआ ना, हेंस इट इज अ जोन ऑफ टेंशन, ठीक है। Now it is a linear as it shows progressive increase in species composition of one incoming community and a simultaneous decrease in species of the other outgoing adjoining community. इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम एक इकोसिस्टम से जब बाहर जाते हैं, सी आई शो यू, जैसे ये है, ठीक है, ऐसे, तो ये एक इकोसिस्टम है, यहाँ पे दूसरा इकोसिस्टम है। जब हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो ये वाली होगी, यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो आउटगोइंग कम्युनिटी होगी यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं तो वो आउटगोइंग कम्युनिटी की जो स्पीशीज है वो डिक्रीज करेंगी यहाँ जाते जाते, क्योंकि वो यहाँ पे है, यहाँ जाते जाते वो डिक्रीज करेंगी। और यहाँ हम एंटर कर रहे हैं इस इकोसिस्टम में, तो यहाँ पे जो इनकमिंग कम्युनिटी है उनकी स्पीशीज ज्यादा होगी, ठीक है, ये है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये बस ये बताते हैं कि ये आउटगोइंग कम्युनिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है और यहाँ पे इनकमिंग कम्युनिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। नाउ अ वेल डेवलप्ड इकोटोन contains some organisms which are entirely different from that of the adjoining communities. इसका क्या मतलब हुआ कि जो वेल डेवलप्ड इकोटोन है वहां पे एंटायरली डिफरेंट स्पीशीज मिल सकती है आपको। जैसे क्या है कि इस इकोसिस्टम में कोई और स्पीशीज है और उस इकोसिस्टम में कोई और स्पीशीज है, लेकिन जो उनका जोन ऑफ कंजंक्शन है, ठीक है, जहां पे वो मिल रहे हैं वहां पे एंटायरली डिफरेंट स्पीशीज भी वहां पे हो सकती है। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है इकोटोन का। Now sometimes the number of species and the population density of some of the species is much greater in this zone than either community. This is called edge effect. इसका क्या मतलब है कि कोई भी स्पीशीज और उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी आसपास की इकोसिस्टम से उस इकोटोन में ज्यादा हो सकती है, उसका नंबर ज्यादा हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी ज्यादा हो सकती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट। और उन स्पीशीज जो स्पीशीज का नंबर ज्यादा है उनको हम क्या बोलेंगे, एज स्पीशीज, ठीक है। In the terrestrial ecosystems, edge effect is especially applicable to birds. Terrestrial ecosystem में edge effect किस पे होता है, birds पे, birds की species ज्यादा होती है, ठीक है। Now next is niche. Niche क्या होता है? A niche is the unique functional role or place of a species in an ecosystem. नीच क्या होता है, मतलब एक स्पीशीज का जो यूनिक फंक्शनल रोल है, यूनिक है, ये ना कीवर्ड है, ये याद रखना कि यूनिक फंक्शनल रोल। नीच में जो भी एक स्पीशीज का यूनिक फंक्शनल रोल है या फिर उसका और प्लेस, उसको क्या बोलेंगे हम, नीच, ठीक है। इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट अ स्पीशीज नीड्स टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस। क्या है ये, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल या फिर केमिकल, मतलब ये नीच क्या है, डिस्क्रिप्शन है किस चीज का, बायोलॉजिकल,
फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स का, जो स्पीशीज को किस लिए चाहिए, सर्वाइवल के लिए चाहिए, हेल्दी रहने के लिए चाहिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, तो उस सबको क्या बोलते हैं, इस सबको नीश। अब कौन कौन से टाइप्स के नीश होते हैं, और हाँ कि दो स्पीशीज के एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीश कभी भी नहीं हो सकते, हर स्पीशीज का डिफरेंट नीश होएगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नीश, हैबिटेट नीश वेयर इट लिव्स, फूड नीश, रिप्रोडक्टिव नीश। फूड निश क्या होता है कि जो वो खाता है, डिकम्पोज करता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव कैसे और कब रिप्रोड्यूस करता है। फिजिकल एंड केमिकल निश, टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर चाहिए उसको रहने के लिए, लैंड शेप, लैंड स्लोप, ह्यूमिडिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट, ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज के सबका अलग अलग होता है। सबका हैबिटेट नीश अलग होगा, सबका फूड नीश अलग होगा, बिहेवियर सबका अलग होगा हर स्पीशीज का। तो हर स्पीशीज का यूनिक, तभी तो इसको कहते हैं यूनिक फंक्शनल रोल, क्योंकि हर स्पीशीज का यूनिक होता है, किसी भी स्पीशीज का सेम नहीं होता। नीश का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखो जैसे दे रखा है बार्किंग ट्री फ्रॉग। हैबिटेट इसका क्या है, वुडन रीजन्स, वेटलैंड्स। बिहेवियर ऑफन फाउंड इन ट्रीज, फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, ईटन बाय बर्ड्स, स्नेक्स। ये सारा इसका नीश है। तो ये सिर्फ इस बार्किंग ट्री फ्रॉग का नीश है, ये अब किसी और स्पीशीज का अलग हो सकता है, तो किसी का भी सेम नहीं होएगा। ये वाला जो इसका नीश है, ये इसका पर्टिकुलर नीश है, ये इसी का यूनिक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बायोम। अब बायोम क्या होता है, द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू एनॉर्मस रीजन्स कॉल्ड बायोम्स। मतलब जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है, जो बायोस्फीयर क्या होता है, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब उसका जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है, मतलब लैंड पार्ट, वहां पे जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट अलग होएगा, दूसरे पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट अलग होएगा, एक पर्टिकुलर एरिया में वेजिटेशन अलग होएगी, क्योंकि क्लाइमेट अलग होएगा तो ऑब्वियसली उसकी वजह से वेजिटेशन अलग होएगी, तो फिर एनिमल लाइफ भी अलग होएगी, जर्नल सॉइल टाइप भी अलग होएगी। तो ऐसे हर उसकी एरिया की अलग अलग होती है, तो उसको एक पर्टिकुलर उसको क्या बोलेंगे हम, बायोम। नो टू बायोम्स आर अलाइक, कोई भी दो बायोम सेम नहीं होंगे, सब बायोम का अलग अलग फंक्शन होएगा, अलग अलग स्ट्रक्चर होएगा, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। द क्लाइमेट डिटरमाइंस द बाउंड्रीज ऑफ अ बायोम। जो बायोम की बाउंड्री है कि यहाँ पे बायोम खत्म हो जाता है एक तो, और दूसरा बायोम यहाँ से शुरू हो जाता है, उसकी बाउंड्री कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम, क्लाइमेट से, कि यहाँ पे ये वाला क्लाइमेट है, लेकिन यहाँ आते ही क्लाइमेट चेंज हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला बायोम था और यहाँ पे ये बायोम चेंज हो गया। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, वार्म डेजर्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना, ये सारे बेसिस किसके हैं, इनके क्लाइमेटिक चेंजेस हैं इनके अंदर। और जो क्लाइमेटिक चेंजेस का फैक्ट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। मतलब हम क्लाइमेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखेंगे टेम्परेचर कैसा है इस एरिया का, और प्रेसिपिटेशन कितनी होती है, मतलब रेनफॉल कितनी होती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारे बायोम्स हैं, जैसे टुंड्रा बायोम्स, टाइगा, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये आगे जाके वैसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में, पर अभी देख लेते हैं थोड़ा। टुंड्रा कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्दर्न एंड सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड एडजॉइनिंग द आइस बाउंड पोल्स, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे इसका लिखा हुआ है। ये इतना, मतलब ये पढ़ने वाला पार्ट है, इतना एक्सप्लेन करने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको आप पढ़ लेना। ये टेबल है, इसको सिर्फ टेबल को देख लेना। मतलब टाइगा बायोम कहाँ पे है, नॉर्दर्न यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पे है, ये सारे इनके रीजन और इनके फ्लोरा एंड फौना दे रखे हैं। इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है, मतलब इस पर्टिकुलर इनका नाम ये है और इनके ये कौन से रीजन में पाए जाते हैं, यहाँ पे कौन से प्लांट्स है, कौन से एनिमल्स हैं, बस ये सारा एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है, बस आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। इस पूरी टेबल को, ये है और ये टेबल है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, सवाना, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, ठीक है। Now next is aquatic zones. Aquatic systems are not called biomes. हम टेरेस्ट्रियल पार्ट को बोल रहे थे बायोम, जहां पे लैंड पार्ट है, मतलब कि अलग क्लाइमेटिक फैक्टर से हमने डिफरेंशिएट किया था ना, कि यहाँ पे क्लाइमेट अलग है और वहां पे क्लाइमेट अलग है, तो वो एक डिफरेंट बायोम है, ये एक डिफरेंट बायोम है। लेकिन हम अब एक्वेटिक में भी तो, पानी में भी तो ऐसे होता होगा कि यहाँ पे ये चीज अलग है, वहां पे वो चीज अलग है, लेकिन हम वहां पे उसको बायोम नहीं बोलते। However, they are divided into distinct life zones. मतलब लाइफ जोन्स में डिवाइड किया है विद रीजन्स ऑफ रिलेटिवली डिस्टिंक्ट प्लांट एंड एनिमल लाइफ।
मतलब एक पूरे पानी के अंदर यहाँ पे कोई और प्लांट और एनिमल लाइफ हो सकती है, उस साइड कोई और हो सकती है, कोई भी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है एक पूरे उसमें पानी में, ठीक है। नाउ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस एक्वेटिक जोन्स आर ड्यू टू सैलिनिटी, levels of dissolved nutrients, water temperature, depth of sunlight penetration। अब जो एक्वेटिक जोन्स हैं उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, किस बेसिस पे वो सारे अलग अलग होंगे, सैलिनिटी के बेसिस पे कि यहाँ पे कितना सैलिन वाटर है, मतलब यहाँ पे कितना नमक वाला पानी है और यहाँ पे कितनी सैलिनिटी नहीं है, ठीक है। लेवल्स ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स कि इस पोर्शन ऑफ एरिया में कितने न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड है और उस पोर्शन ऑफ एरिया में कितने न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड है, इस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे। फिर वाटर टेम्परेचर कि यहाँ पे कितना वाटर टेम्परेचर है और उस साइड कितना वाटर टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बेसिस पे डिफरेंशिएशन हो गया। फिर सनलाइट पेनिट्रेशन के बेसिस पे हो गया कि इस पोर्शन ऑफ एरिया में सनलाइट कितनी पेनिट्रेट कर रही है और इस पोर्शन ऑफ एरिया में कितनी पेनिट्रेट कर रही है, तो उससे डिफरेंशिएशन हो गया। जैसे इस एग्जाम्पल में दे रखा है, जैसे हर एक उसका एग्जाम्पल जोन का अलग दे रखा है, एक्वेटिक जोन अलग है ना कि उसके बेसिस पे, ये सारे किस बेसिस पे, इसी बेसिस पे, सैलिनिटी के बेसिस पे, न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे, वाटर टेम्परेचर के बेसिस पे और सनलाइट पेनिट्रेशन के बेसिस पे ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो टेक अ लुक एट दिस डायग्राम, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड एज लोटिक और लेंटिक। लोटिक मतलब मूविंग वाटर, लेंटिक मतलब स्टैग्नेंट वाटर। लोटिक वाटर सिस्टम इंक्लूड फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, रिवलेट्स, क्रीक्स, ब्रूक्स, रिवर्स। लोटिक मतलब जो चलने वाले पानी है, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, रिवलेट्स, क्रीक्स, ब्रूक्स एंड रिवर्स। लेंटिक वाटर बॉडीज कौन सी होगी, जो कि स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट कौन सी होगी, पूल्स, पॉन्ड्स, स्वैम्प्स, ठीक है, लेक्स, ये सारे हो गया। they vary considerably in physical, chemical and biological characteristic। ये सारे अलग अलग है किस चीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। फिर मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की सैलिनिटी कितनी होती है, लेस देन 5 ppt। ppt मीन्स पार्ट्स पर 1000, ठीक है। ये याद रखना कि फ्रेश वाटर सिस्टम की सैलिनिटी होती है लेस देन 5 ppt। मरीन इकोसिस्टम क्या है, नियरली 3/4 ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय ओशन विद एन एवरेज डेप्थ ऑफ 3750 मीटर एंड विद सैलिनिटी 35 ppt, अबाउट 90% ऑफ विच इज सोडियम क्लोराइड। मरीन इकोसिस्टम में क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है कि सैलिनिटी कितनी होती है, 35 ppt, तो ये सैलाइन है, ठीक है। और 90% इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। Now next is estuaries। एस्चुरीज मैंने पहले भी डिस्कस किया था ना, फ्रेश और सैलिन के बीच का जो पार्ट होता है, जंक्शन पार्ट, इकोटोन बन जाता है यहाँ पे एस्चुरी में, ठीक है, वो है ये। कोस्टल बेज, रिवर माउथ्स हो गया, टाइडल मार्शेस फॉर्म द एस्चुरीज, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया एस्चुरीज के। एस्चुरीज आर हाईली प्रोडक्टिव एज कम्पेयर टू द एडजेसेंट रिवर और सी, ये हाईली प्रोडक्टिव होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, रीफ बिल्डिंग कोरल्स होते हैं, जहां पे मतलब जो क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ लाइमस्टोन डिपोजिट। इस एरिया को क्या बोलते हैं, जो लाइमस्टोन डिपोजिटेड एरिया होता है, कौन डिपोजिट करता है वहां पे, कोरल पॉलिप्स, तो उसको कोरल रीफ्स बोलते हैं, ठीक है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट तो हमने वो पहले डिस्कस किए थे, कौन से होते हैं, जो मरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में होते हैं, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वो पार्ट बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिप्रेजेंट्स अ हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरैक्टिंग जोन कंप्राइजिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। इस एग्जांपल में देखो, अब ये जो पिक्चर दे रखी है, इसमें क्या है, जो एटमॉस्फेयर है, फिर नीचे लिथोस्फीयर है, फिर हाइड्रोस्फीयर है, इन सब तीनों को इंटीग्रेट करके क्या बनता है, बायोस्फीयर, ठीक है। इट इज अ नैरो लेयर अराउंड द सर्फेस ऑफ द अर्थ। बिल्कुल नैरो लेयर है अराउंड द सर्फेस ऑफ अर्थ। बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम्स ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। जो साउथ और नॉर्थ पोल्स हैं उनमें बायोस्फीयर नहीं होता। जैसे हाईएस्ट माउंटेन्स हो गए और डीपेस्ट ओशंस हो गए, वहां पे बायोस्फीयर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि वहां पे हॉस्टाइल कंडीशंस होती है, तो लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी तो बायोस्फीयर कैसे होगा, क्योंकि बायोस्फीयर तो वही है ना जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बायोस्फीयर।
जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पूरे बायोस्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। जैसे ओनली अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स लिव इन द पोलर रीजन्स, पोलर रीजन में बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है लेकिन कम है वहां पे। While the tropical rainforest have an exceedingly rich diversity, मतलब बहुत ही rich diversity है plants and animals की, around 50% of the global biodiversity, ठीक है, बहुत ज्यादा richness है यहाँ पे plants और animals की, और जहाँ की polar regions में नहीं है। तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना यहाँ पे कि मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कौन कौन से फंक्शंस हैं, क्या करते हैं इकोसिस्टम? एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोसिस्टम डेवलपमेंट। अब हम ये डिस्कस करेंगे सारी चीजें। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या है? द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, पूरा दिख नहीं रहा, लेकिन फ्लो ऑफ एनर्जी इसमें क्या लिखा हुआ है कि फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर इज यूनिडायरेक्शनल। अब इस एग्जाम्पल यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है? एनर्जी फ्लो कैसे होती है? प्रोड्यूसर, सबसे लोएस्ट लेवल पे कौन आते हैं? प्रोड्यूसर। फिर आते हैं प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। तो सबसे लोएस्ट लेवल पे हमेशा होता है प्रोड्यूसर। हमेशा ये याद रखना है कि सबसे लोएस्ट लेवल पे हमेशा प्रोड्यूसर होएगा। और एनर्जी कैसे फ्लो करेगी? फ्रॉम नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, नीचे से ऊपर की तरफ। और यूनिडायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि अगर जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स में जो एनर्जी चली गई वो प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स में जा रही है एनर्जी, लेकिन वो प्राइमरी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर में नहीं आ सकती एनर्जी, तो वो यूनिडायरेक्शनल होगी ना, कि वो एक ही डायरेक्शनल में जा रही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कभी नहीं आ सकती वो। टर्शरी कंज्यूमर से लेके प्रोड्यूसर्स तक कभी भी वो एनर्जी नहीं आ सकती नीचे, वो यूनिडायरेक्शनल है, वो प्रोड्यूसर से लेके ऊपर तक जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे जाएगी वो हर बार हीट लॉस होएगा। देयर इज अ लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अनयूजेबल, डिक्रीजेस फ्रॉम द अनयूजेबल हीट एंड इट डिक्रीजेस फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल अपवर्ड्स। क्या मतलब है इसका? कि हर उस स्टेज पे, हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। सपोज जैसे ये देखो एग्जांपल, यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, इसको देखो, यहाँ पे एनर्जी फ्रॉम सन लिखा हुआ है, ठीक है। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? प्राइमरी सोर्स क्या है हमारा एनर्जी का? सन ही है, सन से हमें सारी एनर्जी मिलती है। तो प्राइमरी सोर्स सन हो गया, फिर सन से एनर्जी मिल रही है प्रोड्यूसर्स को। सपोज उनको कितनी मिली? 10,000 कैलोरीज उनको एनर्जी मिल गई। अब कुछ वो खुद भी यूज करेंगे प्रोड्यूसर्स, ऐसा तो नहीं है कि वो सारी एनर्जी उनको मिल गई, कुछ वो जो उनको एनर्जी मिल रही है सन से, कुछ वो रिफ्लेक्ट भी करेंगे, फिर वो जो उनके पास बची है वो कुछ खुद यूज भी करेंगे, ठीक है। खुद यूज करने के बाद जो उनके पास बचता है, उनके पास कितनी बच गई? 1000 कैलोरीज बच गई। तो फिर जब वो प्राइमरी कंज्यूमर इस प्रोड्यूसर से खाएगा, जो ये प्लांट्स खाएगा, उसको कितनी मिल गई? 1000 कैलोरीज मिल गई उसको, ठीक है, उससे, क्योंकि वो उसने स्टोर कर रखी थी प्रोड्यूसर ने, है ना। समझो आप बात को कि उसने स्टोर कर रखी थी, तो 1000 स्टोर कर रखी थी, क्योंकि मिली उसको 10,000 है, लेकिन उसकी स्टोर कितनी हुई? 1000, क्योंकि जो बाकी है वो आधी उसमें से रिफ्लेक्ट होगी या उसने यूज कर ली खुद के प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास चली गई वो 1000, फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास गई 1000, और यहाँ पे हीट लॉस होता है, हर ट्रॉफिक लेवल पे हीट लॉस होता है। जैसे प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर के पास गई है तो वहां पे क्या हुआ? हीट लॉस। फिर क्या हुआ? यहाँ पे हीट लॉस होने के बाद उसको 1000 कैलोरीज मिली है, ठीक है। फिर अब प्राइमरी कंज्यूमर को जब सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो उसको पूरी 1000 कैलोरीज तो नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ तो प्राइमरी कंज्यूमर भी अपने लिए अपने प्रोसेसेस के लिए यूज करेगा उनको। तो फिर जो उसमें स्टोर्ड होएगी, मान लो उसने 100 कैलोरी स्टोर की, ठीक है, तो फिर वो 100 कैलोरीज आगे ऊपर जाएगी। फिर वो 100 कैलोरीज जो ऊपर गई है वो उसमें से कम 10 कैलोरीज सेकेंडरी कंज्यूमर ने स्टोर की, फिर वो 10 कैलोरीज आगे टर्शरी कंज्यूमर में जाएगी। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हर स्टेज पे 10% डिक्रीज हो रही है एनर्जी, हर स्टेज पे, ईच ट्रॉफिक लेवल पे 10% डिक्रीज ऑफ एनर्जी होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मतलब ऐसे बोल देते हैं 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ। लिखा नहीं हुआ वैसे यहाँ पे कहीं, पर ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फूड चेन। अब क्या है फूड चेन? किसको बोलते हैं? अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन वन अनदर फॉर्म अ फूड चेन। मतलब
कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का फूड है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा, ठीक है, तो अब उस सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, अब वो सीक्वेंस जैसे चल रही है, जैसे प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स, इस पूरी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? फूड चेन। फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और एंड कहां पे होती है? टॉप कार्निवोर से, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ ईटन एंड बीइंग ईटन, मतलब सीक्वेंस या खाए जाने पे और खाने के, प्रोड्यूसेस ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी एंड इट इज नोन एज फूड चेन। मतलब इस पे क्या होता है? फूड एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसमें, कि जो अभी मैंने बताया आपको पिछली उसमें कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, तो वो ट्रांसफर हो रही है एनर्जी हर लेवल पे, जब भी वो खाए जा रहे हैं तो जो उसमें एनर्जी है वो अगले वाले में पास हो जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? फूड चेन। द प्लांट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करते हैं? सोलर एनर्जी, सन से हमें लाइट मिलती है, तो उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट जनरेट करते हैं ना वो फोटोसिंथेसिस से। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, ठीक है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू फूड चेन, अभी जो ये एग्जाम यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, यहाँ पे एक ग्रेजिंग फूड चेन दे रखी है, एक डेट्रिटस फूड चेन दे रखी है, ठीक है। अब ग्रेजिंग फूड चेन कौन सी होती है? जहां इसमें क्या दे रखा है कि डिफरेंस क्या है इसमें? सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फर्स्ट लेवल कंज्यूमर। जो फर्स्ट लेवल कंज्यूमर है उनका सोर्स ऑफ एनर्जी डिफरेंट है, बस यहाँ पे एक को। ग्रेजिंग फूड चेन में देखो आप, ग्रेजिंग फूड चेन में क्या है? सोर्स ऑफ जो एनर्जी है या फिर सोर्स ऑफ फूड है जो प्राइमरी कंज्यूमर का, वो क्या होना चाहिए ग्रेजिंग फूड चेन में? ग्रीन प्लांट्स। ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगी। जहां पे भी ग्रीन प्लांट्स हैं वहां पे जहां पे प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स हैं, जहां पे जो खाए जा रहे हैं वो स्टार्टिंग में, जो फूड चेन में बिल्कुल टॉप, बिल्कुल जो लोएस्ट लेवल पे है, ठीक है, वो अगर वो ग्रीन प्लांट्स हैं तो वो क्या बोलेंगे हम उसको? ग्रेजिंग फूड चेन। और उसके बाद फिर आना चाहिए हर्बीवोर्स। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होने चाहिए ग्रेजिंग फूड चेन में वो कौन होने चाहिए? हर्बीवोर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है? डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन कौन सी होती है? जब हम डेड डिकेइंग पार्ट को एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना? डेड ओक लीफ, मतलब डेड और डिकेइंग पार्ट को जब हम यूज करते हैं, या तो वो प्लांट्स का होता है या फिर एनिमल ओरिजिन का होता है, ठीक है। फिर वो जो फूड आगे जो चलती है फूड चेन, उसको खाया जाता है। तो अगर जो फर्स्ट लेवल है उस पर डेड और डिकेइंग मटीरियल है, प्लांट का या फिर एनिमल्स का, जो भी, तो वो क्या बोलेंगे हम उसको? डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। नेक्स्ट इज फूड वेब। एन इकोसिस्टम में कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटररिलेटेड फूड चेन्स। मतलब अभी हमने फूड चेन डिस्कस की है कि क्या होती है कि एक ही आइसोलेटेड सिस्टम होता है कि भाई यहाँ पे ये प्रोड्यूसर है, फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, और ये एक पूरा आइसोलेटेड सा सिस्टम चल रहा है फूड चेन में, ठीक है। अब जो इंटर रिलेटेड फूड चेन होती है, मतलब जो फूड चेन को कनेक्ट कर देती है, वो फूड वेब होता है। फूड वेब क्या होता है कि इलस्ट्रेट ऑल पॉसिबल ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी। फूड वेब क्या इलस्ट्रेट करता है? ऑल पॉसिबल ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स among the organisms in an ecosystem, whereas a food chain traces only one pathway of the food। मतलब इसका मतलब क्या कहने का कि फूड वेब में एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, कहीं से भी वो अपना खाना ले सकता है, ठीक है, क्योंकि वो किसी और फूड चेन में देख लेगा, अगर उसको यहाँ नहीं मिला तो वो किसी और फूड चेन में अपना खाना ढूंढेगा, ठीक है। तो उसके पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। लेकिन फूड चेन में क्या देखा था? फूड वेब तो क्योंकि हमने इंटरकनेक्टेड फूड चेन होगी, लेकिन फूड चेन क्या है कि एक ही पाथवे ऑफ फूड है, कि अगर ग्रास को ग्रास होपर खा रहा है तो ग्रास होपर को रैट खा रहा है, तो ये एक फूड चेन चल रही है, ठीक है। लेकिन अब इसी फूड चेन में अगर एक ग्रास होपर को रैट भी खा रहा है, लेकिन उसी ग्रास होपर को फ्रॉग भी खा रहा है, उस फ्रॉग को फिर स्नेक खा रहा है, ठीक है। ऐसे ये एग्जाम्पल देखो आप, इस एग्जाम्पल से फूड वेब बहुत अच्छे से समझ आएगा। और इसमें क्या दे रखा है? इसमें पहले आप इसको देखो, ईगल को देखो, ये जो है ईगल को, वेट अ मिनट, ये देखो ईगल है जो ये, ठीक है, ये ईगल है, ये ईगल इस पाइथन को भी खा सकता है, ये ईगल
इस रैट को भी खा सकता है, ठीक है। ये इस ईगल इस वुल्फ को भी खा सकता है, ये ईगल इस फ्रॉग को भी खा सकता है, ठीक है। और ये ईगल इस बर्ड को भी खा सकता है, ठीक है। ये जो बर्ड है, ठीक है। तो इसके पास देखो कितने सोर्सेज हो गए एनर्जी गेन करने के और न्यूट्रिएंट्स मिलने के। ये एक हो गया, ये स्नेक हो गया, एक रैट हो गया, एक वुल्फ हो गया, ठीक है, एक यहाँ पे बर्ड हो गया। तो इस ईगल को कितने सोर्सेज हैं। तो मतलब इसी को हम फूड वेब बोलते हैं कि ये अपना खाना कहीं से भी ले सकता है। और इसमें क्या होता है कि इसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको यहां से, मान लो ये वुल्फ है, इसको ये वुल्फ वाला खाना नहीं मिला, इस फूड चेन से इसको खाना नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ये इस वाली फूड चेन में चला जाएगा, ये स्नेक वाली में। मान लो अगर इसको स्नेक वाली से नहीं मिल रहा खाना, ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा फ्रॉग वाली में, ठीक है। तो ये इसके पास बहुत सारे चांसेस ऑप्शंस हैं कि ये यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। और अगर इसको फ्रॉग से नहीं मिला तो ये बर्ड के पास आ सकता है, ठीक है। तो इसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज हो रहे हैं ऐसे। तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल फूड वेब से हमेशा चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज होते हैं, जो कि टॉप लेवल पे होते हैं। जैसे ईगल यहाँ पे टॉप लेवल पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? द स्टेप्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स एक्सप्रेस्ड इन अ डायग्रामेटिक वे आर रेफर्ड एज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। मतलब हमने अभी देखा ना ट्रॉफिक लेवल के, एक लेवल से प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेके प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स, ऐसे एनर्जी चल रही है ऊपर हर ट्रॉफिक लेवल पे। बस उसको डायग्रामेटिक वे में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसको इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोलेंगे। कैसे डायग्रामेटिक वे में? सी ये ऐसे है या ऐसे है, ये डायग्रामेटिक वे में अगर इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे तो इसको इकोलॉजिकल पिरामिड। जैसे यहाँ पे आगे प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। यहाँ पे ये इसी को हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोल देंगे। अब पिरामिड भी तीन टाइप्स के हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। तो अब हम पहले डिस्कस करेंगे पिरामिड्स ऑफ नंबर। पिरामिड्स ऑफ नंबर में बेसिकली क्या होता है कि हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट करते हैं हर ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज बिलोंगिंग टू ईच ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। मतलब हर ट्रॉफिक लेवल पे कितने नंबर ऑफ स्पीशीज है हम उनको काउंट करेंगे, फिर हम उनको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, हम उनको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में देखो, आप इस एग्जाम्पल में ये यहाँ पे नीचे प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे हर्बीवोर्स हो गया, ठीक है। तो इनकी नीचे प्रोड्यूसर्स यहाँ पे होगी, एक ग्रास होगी, ठीक है। ग्रास की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा होगी और ये अपराइट पिरामिड बनेगी, ठीक है, क्योंकि नीचे सबसे ज्यादा है, फिर उससे ऊपर कम नंबर है थोड़ा, फिर उससे ऊपर थोड़ा और कम नंबर है, कम नंबर है, ऐसे करते करते ये अपराइट पिरामिड बन गया, ठीक है। ये है लैंड वाला। अब अगर हम ये एक्वाटिक वाला देखेंगे, ठीक है, एक्वाटिक में सबसे नीचे कौन से होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स छोटे मोटे जो प्लांट्स होते हैं जो वाटर में। फिर उसके बाद आते हैं जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन छोटे एनिमल, छोटे छोटे वहां पे जो एनिमल्स होते हैं वो, ठीक है, जो प्लांट्स को खाते हैं, जू प्लैंक्टन्स आ गए। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गए, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स, ऐसे ये लेक में बन जाता है। अब इसमें इन्वर्टेड पिरामिड भी बनता है। इन्वर्टेड पिरामिड कैसे? अभी इस अपराइट पिरामिड तो हमें समझ आ गया कि ग्रास बहुत ज्यादा होती है इन नंबर, तो इसलिए उसका बहुत ज्यादा नंबर होएगा। फिर उसके बाद ऊपर ग्रास होपर जितने नहीं होते तो उसको कम नंबर होएगा। फिर रैट्स उतने नहीं होते तो उससे कम नंबर होएगा। फिर स्नेक्स इतने नहीं होते तो उससे कम नंबर होएगा, ऐसे। लेकिन अब इन्वर्टेड पिरामिड कैसे बना? जैसे देखो, अगर बड़ा ट्री है एक, ठीक है, इतने बड़े ट्रीज तो बहुत ज्यादा नंबर में नहीं होंगे, लेकिन उन ट्रीज के ऊपर जो बर्ड्स होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो वो हर्बीवोर्स है, ठीक है। अब वो उनका नंबर कम है, लेकिन उनसे जो उनके ऊपर जो बर्ड्स बैठ रहे हैं उनका बर्ड्स का नंबर बहुत ज्यादा है, तो मतलब उनसे ज्यादा है प्रोड्यूसर से, तो वो ऐसे उससे ज्यादा, तो ये अपराइट, ये इन्वर्टेड पिरामिड बन जाएगा। फिर जो उन बर्ड्स को खा रहे हैं जैसे पैरासाइट्स हैं तो उनका नंबर उनसे ज्यादा है, फिर जो हाइपर पैरासाइट्स है उनका नंबर उससे ज्यादा है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे चलता जा रहा है और ये इन्वर्टेड पिरामिड्स है। ये सूटेबल इतना क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो ये साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को नहीं काउंट करता कि अब हम सिर्फ इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं, लेकिन हम साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो काउंट ही नहीं कर रहे,
क्योंकि साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी तो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि जैसे अब इसमें हमने देखा था रैट का साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से हर ऑर्गेनिज्म को काउंट करना भी बहुत डिफिकल्ट है, तो ये वैसे भी सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास मतलब इसमें हम वेट को काउंट करेंगे। अब इसमें क्या है, इंडिविजुअल्स इन ईच ट्रॉफिक लेवल आर वेट इंस्टेड ऑफ बीइंग काउंटेड, बस इसमें वेट करेंगे, हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें देखो अपराइट पिरामिड है। अपराइट पिरामिड में क्या है, देखो नीचे प्रोड्यूसर्स हैं, उनका वेट ज्यादा है, हालांकि वेट ज्यादा है। वेट ज्यादा क्यों है, क्योंकि नंबर भी तो इनका ज्यादा है, तो इसीलिए इनका वेट ज्यादा है। फिर हर्बीवोर्स उससे कम वेट है, ऐसे उन प्राइमरी कार्निवोर्स का वेट कम है, फिर टॉप कार्निवोर्स का वेट और उससे कम है। वेट कम क्यों है, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर हम इसको काउंट कर रहे हैं ना, एरिया के हिसाब से भी कितना है, इसीलिए। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड पिरामिड कैसे है, इन्वर्टेड पिरामिड्स है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड्स क्यों बनते हैं, क्योंकि जिस नीचे फाइटोप्लैंक्टन्स है उनका वेट इतना ज्यादा नहीं होता, छोटे मोटे जो प्लांट्स होते हैं पानी में उनका वेट इतना ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए उनका वेट कम है। फिर जो उनको खा रहे हैं जू प्लैंक्टन्स, उनका इसमें इस डायग्राम में दिखा नहीं रखा वैसे, लेकिन जू प्लैंक्टन होते हैं, तो जू प्लैंक्टन का वेट उनसे ज्यादा होगा फाइटोप्लैंक्टन से, तो फिर वो अब ऐसे ही इन्वर्टेड पिरामिड बन जाएगा ना, कि प्रोड्यूसर्स का वेट कम है, फिर उससे ऊपर जो उनको खा रहे हैं जू प्लैंक्टन उनका वेट ज्यादा है, फिर हर्बीवोर्स या जो प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, उन जो फिशेज हैं उनका वेट उनसे ज्यादा है। फिर जो लार्ज फिशेज है, डॉल्फिन वगैरह या जो भी शार्क, वेल, इन सब का वेट है वो उन सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए क्या बन जाएगा ये इन्वर्टेड पिरामिड। नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। इट इज द मोस्ट सूटेबल पिरामिड। मोस्ट सूटेबल क्यों, क्योंकि हम इस पे देखेंगे हम क्यों, क्योंकि जैसे नीचे डायग्राम में देखो प्रोड्यूसर्स हैं। अब हमने पहले डिस्कस किया था कि क्या होता है, एनर्जी यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है नीचे से लेके ऊपर तक, और ऊपर से नीचे कभी भी नहीं होती। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमेशा अपराइट पिरामिड होएगा, कभी भी इन्वर्टेड पिरामिड नहीं होएगा ये, ठीक है। An energy pyramid reflects the laws of thermodynamics with conversion of solar energy to chemical energy and heat energy at each trophic level, and with loss of energy being depicted at each transfer to another trophic level. क्या मतलब हुआ इस चीज का, कि एनर्जी पिरामिड जो है वो जो सोलर एनर्जी मिल रही है इन प्रोड्यूसर्स को, सोलर एनर्जी मिल रही है तभी तो इनके अंदर एनर्जी आ रही है, तो सोलर एनर्जी से समझ लो इनको 1000 कैलोरीज मिल गई, ठीक है। तो अब मैंने पहले ये समझाया था ना जो आपको एनर्जी फ्लो में, ये वही सिस्टम है बिल्कुल, कि भाई यहाँ से वो उनको खा रहे हैं तो उनको वो कम एनर्जी मिल रही है, फिर उनको और कम एनर्जी मिल रही है, ऐसे टॉप वालों को और कम एनर्जी मिल रही है, क्योंकि एनर्जी लॉस होती है हर ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है। एनर्जी लॉस होती है हर ट्रॉफिक लेवल पे, और ऊपर से एनर्जी खुद भी कंज्यूम करते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स खुद कंज्यूम कर रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स खुद कंज्यूम कर रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स खुद कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसे हर लेवल पे खुद भी कंज्यूम करते हैं, तो वो लॉस ऑफ हीट हो जाता है, ठीक है। एनर्जी पिरामिड कंसेप्ट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कोई भी टॉक्सिक, ये सेम ही है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और जो ट्रांसफर ऑफ, जैसे अब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ऊपर तक, ऐसे अगर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वो ऊपर तक ट्रांसफर होते रहेंगे, उस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, उसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जैसे मान लो प्रोड्यूसर्स में आया कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस फिर प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा, ठीक है, और लेकिन प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा नंबर में है तो उनको इतना वो नहीं होएगा, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर्स से कम नंबर में है तो मैग्निफिकेशन, मतलब मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है, मैग्नीफाई करना, तो वो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस ज्यादा हो जाएंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स में और ज्यादा हो जाएंगे, टर्शरी कंज्यूमर में वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस और ज्यादा हो जाएंगे, तो ये बायोमैग्निफिकेशन हो गई, ठीक है। ये जैसे इसमें लिख रखा है बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है कि हाउ पॉल्यूटेंट्स एंटर अ फूड चेन। जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो फूड चेन में कैसे एंटर करते हैं, सबसे पहले कैसे एंटर करेंगे, जो पॉल्यूटेंट है वो एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करने के बाद वो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है फूड चेन का, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन होता है, प्रोड्यूसर, तो सबसे पहले वो प्रोड्यूसर में आएंगे, तो हाउ इट इज एक्यूमुलेटेड वो बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं बस उसको, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन जो मैंने अभी समझाया जस्ट अभी आपको, कि बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ पॉल्यूटेंट्स टू कंसंट्रेट एज दे मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। एक ट्रॉफिक लेवल से जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन हो जाती है, मतलब उन पॉल्यूटेंट्स की, ठीक है।
Thus in biomagnification there is an increase in concentration of a pollutant from one link in a food chain to another. मतलब हर ट्रॉफिक लेवल पे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। इन ऑर्डर फॉर बायोमैग्निफिकेशन टू ऑकर द पॉल्यूटेंट मस्ट बी, बायोमैग्निफिकेशन होने के लिए पॉल्यूटेंट को क्या होना चाहिए, लॉन्ग लिव्ड, मोबाइल, सॉल्युबल इन फैट्स, बायोलॉजिकली एक्टिव। ये क्यों लिख रखा है लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, लॉन्ग लिव्ड क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लॉन्ग लिव्ड नहीं होएगा, शॉर्ट लिव्ड होएगा वो, तो क्या होगा, वो आगे ट्रॉफिक लेवल तक जा ही नहीं पाएगा, तो आगे बायोमैग्निफिकेशन हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल मतलब वो आगे ट्रांसफर होना चाहिए, वो एक ही जगह स्टक नहीं होना चाहिए, अगर एक ही जगह रहेगा तो वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। सॉल्युबल इन फैट्स क्यों, क्योंकि अगर वो सॉल्युबल इन वाटर होएगा तो वो एक्सक्रीशन से निकल जाएगा, तो वो आगे वैसे ही ट्रांसफर नहीं होएगा। बायोलॉजिकली एक्टिव भी होना चाहिए, क्योंकि अगर बायोलॉजिकली एक्टिव ही नहीं होएगा तो वो पॉल्यूटेंट होएगा ही नहीं, क्योंकि वो अफेक्ट ही नहीं करेगा इस चीज को, ठीक है। ये होगी बायोमैग्निफिकेशन। जैसे कौन कौन से होता है बायोमैग्निफिकेशन में, ये जैसे एग्जांपल हो गया डीडीटी। डीडीटी जैसे डीडीटी हो गया ना, पॉल्यूटेंट हो गया। डीडीटी वैसे बैन क्यों किया है, क्योंकि वो कैटल्स को हार्म करता है, ठीक है। ये हो गया पॉल्यूटेंट, समझ आ गया बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट इज बायोटिक इंटरेक्शन। बायोटिक इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इज फंडामेंटल फॉर इट्स सर्वाइवल, ठीक है। जो भी इंटरेक्शन हो रही है ऑर्गेनिजम्स में वो बहुत ही फंडामेंटल है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा अगर उसको सर्वाइव करना है, ठीक है। तो वो बायोटिक इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो आप ये ऐसे एक्सप्लेन किया गया है, स्पीशीज 1 इधर है, स्पीशीज 2 इधर है। अब म्यूचुअलिज्म लिखा हुआ है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होता है, ठीक है। स्पीशीज 1 इज ऑल्सो बेनिफिटेड, स्पीशीज 2 इज ऑल्सो बेनिफिटेड। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन कैसे होगा, पॉलिनेशन में जो होता है प्लांट्स को भी बेनिफिट होता है, एनिमल्स को भी बेनिफिट होता है, दोनों स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या हो रहा है कि एक स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे स्पीशीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, न्यूट्रल इफेक्ट। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे काउ डंग है, वो किसके लिए हेल्पफुल है, डंग बीटल्स के लिए, डंग बीटल्स को प्रोवाइड करती है वो फूड, ठीक है। लेकिन डंग बीटल्स का काउ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, न्यूट्रल इफेक्ट हो गया, तो ये एग्जांपल होगा कमेंसलिज्म का। अब ये है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म क्या है कि कोई भी इफेक्ट नहीं है किसी पे भी, स्पीशीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। पैरासिटिज्म क्या है, पैरासिटिज्म या प्रेडेशन। पैरासिटिज्म क्या है, एक स्पीशीज को हार्म होता है, एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे अगर एक फिश है, मान लो डॉल्फिन है, वो किसी दूसरी छोटी फिश को खा जाए तो डॉल्फिन को तो बेनिफिट हुआ, लेकिन वो तो मर गई, तो उसको वो हार्म हो गया उसको, ठीक है। तो इसीलिए इसका एग्जांपल है पैरासिटिज्म। जैसे प्रेडेशन का क्या एग्जांपल है कि जो टिक्स होते हैं दे सक ब्लड, तो जो टिक्स है उनको तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जिससे ब्लड लिया जा रहा है वो उसको हार्म हो रहा है ना, उस स्पीशीज को। तो ये हो गया एग्जांपल इसका। अब है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म का क्या मतलब है, वन स्पीशीज इज हार्म्ड, एक स्पीशीज हार्म हो रही है लेकिन दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे एक बड़ा ट्री है, एग्जांपल के लिए ले लो, एक बड़ा ट्री है, ठीक है, उसके नीचे एक छोटा ट्री है, वहां पे एक छोटा ट्री लगा हुआ, तो वो बड़ा ट्री जो शैडो दे देता है उसको छोटे ट्री को, तो छोटे ट्री की ग्रोथ रुक रही है उस बड़े ट्री की वजह से, ठीक है, क्योंकि सनलाइट नहीं मिल रही उसको, तो उस छोटे ट्री की ग्रोथ रुक गई वहीं पे, तो उसको हार्म हो गया उस बड़े ट्री की वजह से, लेकिन उस छोटे ट्री का बड़े ट्री पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, न्यूट्रल इफेक्ट, ठीक है। अब कंपटीशन है, कंपटीशन में क्या है, बोथ स्पीशीज आर हार्म्ड। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि अगर दो स्पीशीज हैं, उनका सेम फूड सोर्स है और वो फूड सोर्स नहीं है, तो वो दोनों को हार्म होएगा अगर वो एक ही चीज खा रही है, ये हो गया ना कंपटीशन, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं, एनी नेचुरल पाथवे बाय विच एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लिविंग मैटर आर सर्क्यूलेटेड। क्या मतलब है इस चीज का, कोई भी नेचुरल पाथवे, किसी भी पाथ से जब एलिमेंट्स ऑफ लिविंग मैटर सर्क्यूलेट हो रहे हैं एनवायरमेंट में, उसको क्या बोलते हैं हम, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। The living world depends upon the energy flow and the nutrient circulation that occurs through ecosystem. लिविंग वर्ल्ड किस पे डिपेंड है, एनर्जी फ्लो पे और न्यूट्रिएंट की सर्कुलेशन पे। अभी एनर्जी फ्लो वाला कंसेप्ट तो हमने पढ़ा है कि एनर्जी फ्लो होती है, फिर न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन पे भी डिपेंड है, ठीक है। Energy flows through ecosystem enabling the organism to perform various kinds of work, and this energy is ultimately lost as heat forever in terms of the usefulness of the system. एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज पे, ठीक है,
और कुछ लॉस्ट भी हो रहा है, एनर्जी लॉस्ट हो रही है ना, हर ट्रांसफर पे लॉस्ट भी तो हो रही है, सिस्टम में यूज हो रही है तो वो लॉस्ट भी हो रही है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड मैटर नेवर गेट यूज्ड अप। जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फूड मैटर है, वो यूज नहीं होते, दे कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन। जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिसाइकिल हो सकते हैं। जैसे हम जो ब्रीथ कर रहे हैं एटम्स, ठीक है, वो रिसाइकल्ड एटम्स हैं, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि हम उसको दोबारा, जो हम इनहेल कर रहे हैं वो हमारे एंसेस्टर्स ने भी इनहेल किए होंगे एटम्स, तो वो रिसाइकिल हो रही है चीजें, ठीक है। Now energy flows through ecosystem enabling the organisms to perform various kinds of work and this energy is ultimately lost as heat forever in terms ये तो सेम ही है, हाँ तो ये अभी एक्सप्लेन किया है ना ये कि एनर्जी फ्लो हो रही है तो उस पर हीट लॉस हो रही है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स फूड मैटर यूज हो रहा है तो वो रिसाइकिल हो सकते हैं, ठीक है। अब कैसे रिसाइकिल हो सकते हैं? न्यूट्रिएंट साइकिल, जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल इज अ कंसेप्ट that describes how nutrients move from the physical environment to the living organism। मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल कौन सा कंसेप्ट है, क्या डिस्क्राइब करता है कि न्यूट्रिएंट्स फिजिकल एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे आ रहे हैं, फिर उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से फिजिकल एनवायरनमेंट में वापस कैसे जा रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट साइकिल वैसे तो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ एंड इट इज अ वाइटल फंक्शन ऑफ द इकोलॉजी ऑफ एनी रीजन, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल कौन कौन सी है? इट इज बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट पीरियड। अ न्यूट्रिएंट साइकिल इज रेफर, मतलब क्या है कि रिप्लेसमेंट पीरियड पे बेस्ड है, रेफर्ड टू एज परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल। कौन कौन सी न्यूट्रिएंट साइकिल हो सकती है? एक परफेक्ट हो सकती है, एक इम्परफेक्ट हो सकती है। परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल कौन सी होगी? अ परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल इज वन इन विच न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज्ड। क्या मतलब है इस चीज का कि जिस स्पीड से हम उन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर रहे हैं उसी स्पीड से वो रिप्लेनिश भी हो रहे हैं, रिप्लेस भी हो रहे हैं, ठीक है, तो वो होगी परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल। मोस्ट गैसियस साइकिल्स आर जनरली कंसिडर्ड एज परफेक्ट साइकिल। जितनी भी गैसियस साइकिल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट साइकिल मोस्टली, ठीक है। इन कंट्रास्ट सेडिमेंट्री साइकिल्स आर कंसिडर्ड रिलेटिवली इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस स्पीड से हम उन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर रहे हैं उतनी स्पीड से वो रिप्लेनिश नहीं हो रहे, वो उनको बहुत टाइम लग रहा है रिप्लेस होने में और रिप्लेनिश होने में, ठीक है। तो इन कंट्रास्ट सेडिमेंट्री साइकिल्स आर कंसिडर्ड रिलेटिवली इम्परफेक्ट एज सम न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट फ्रॉम द साइकिल एंड गेट लॉक्ड इनटू सेडिमेंट्स एंड सो बिकम अनअवेलेबल फॉर इमीडिएट साइक्लिंग। मतलब इमीडिएट साइक्लिंग नहीं होती, क्योंकि क्या होता है सेडिमेंट्री साइकिल्स है, वो किस चीज का एग्जांपल है? इम्परफेक्ट साइकिल का, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो साइकिल में लॉस्ट हो जाते हैं, जैसे सेडिमेंट्स में चले जाते हैं। सेडिमेंट्स में चले जाएंगे तो वो नीचे चले जाएंगे, जैसे अर्थ या ओशंस के डीप इन द ओशंस चले जाएंगे, तो उनकी इमीडिएट साइक्लिंग नहीं होगी, ठीक है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिजर्वॉयर देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइकिल्स। मतलब नेचर ऑफ रिजर्वॉयर मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे हैं, बेस्ड ऑन दैट कौन कौन सी है? गैसियस और सेडिमेंट्री। गैसियस कहाँ किसको बोलते हैं? वेयर द रिजर्वॉयर इज द एटमॉस्फेयर और द हाइड्रोस्फेयर। रिजर्वॉयर कौन सा होएगा? जो एटमॉस्फेयर होएगा या फिर हाइड्रोस्फेयर होएगा। और सेडिमेंट्री साइकिल जहां पे रिजर्वॉयर होएगा अर्थ क्रस्ट, जहां पे अर्थ क्रस्ट में न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल। नाउ वाटर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर विच डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। अब वाटर और भी साइकिल्स में यूज होता है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो और साइकिल्स में भी यूज होता है। किस लिए? ट्रांसफर ऑफ द न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। तो हम इस एग्जांपल देखेंगे, मतलब इससे जो ये लिखा हुआ है, ये पिक्चर लिखी हुई है, इससे हम देखेंगे वाटर साइकिल कैसे होती है। सी यहाँ पे सन रेज पड़ती है जब पानी पे तो गर्म हो जाता है पानी, तो उससे क्या होता है? इवेपोरेशन होती है, ठीक है। फिर ऊपर जाता है पानी, ऊपर जाता है तो टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो कंडेंसेशन हो जाती है, कंडेंसेशन होती है तो वो क्लाउड्स बन जाते हैं। फिर क्लाउड्स में जब बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो फिर वो जब वो वहां पे होल्ड नहीं कर पाते एक टाइम पे उस पानी को, तो फिर वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू रेन बन के नीचे दोबारा आ जाते हैं। तो ये साइकिल होगी ना, एक नीचे पानी आ गया फिर वो ऊपर चला गया। अब ये तो हो गया ये इसके थ्रू, ठीक है। अब एक पर्कोलेशन के थ्रू। पर्कोलेशन क्या होता है? जब पानी क्रैक्स के थ्रू, जो अर्थ में क्रैक्स है उसके थ्रू वो सॉइल में चला जाए, ठीक है। सॉइल में जाने के बाद जो ट्रीज है उनके रूट्स वहां से लेंगे, रूट्स सॉइल से लेंगे पानी, ठीक है।
तो और ट्रीज क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, प्रोसेस होता है ना ट्रांसपिरेशन, जहां पे वो पानी छोड़ते हैं एनवायरमेंट में, वो छोड़ते हैं जैसे पानी, जैसे इवेपोरेशन है वैसे ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो पानी छोड़ रहे हैं, तो फिर वही प्रोसेस चल रहा है, फिर कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और वाटर वैसे कहाँ कहाँ होता है, मतलब कैसे कैसे हो सकता है, जहां कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ओशंस, लेक्स, रिवर, सॉइल्स, ग्लेशियर, स्नो फील्ड्स, ग्राउंड वाटर, ठीक है, ये सारा होगा, और ये सारा इसका प्रोसेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बन साइकिल। कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फेयर मूव्स टू ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड देन टू एनिमल्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कैसा एग्जिस्ट करता है एनवायरमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स वो बनाते हैं, ठीक है। फिर वो वापस एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं, किस पे, प्लांट रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन से क्या छोड़ देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाती है एनवायरमेंट में, ठीक है। ऐसे ही जब वो जो उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर कार्बन होता है, ठीक है, तो वो जब एनिमल्स कंज्यूम करते हैं या फिर हम कंज्यूम करते हैं, हम भी तो रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम इनहेल ऑक्सीजन करते, तो एक्सेल क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे मतलब हम सिर्फ एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्लांट्स इनहेल भी करते हैं और एक्सेल भी करते हैं, ठीक है, ऐसे। और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड डीकम्पोज्ड मैटर में भी होता है, जिसे डीकम्पोजिशन भी हो जाता है कुछ कार्बन का, जो से नीचे चले जाते हैं बिल्कुल डाउन, ठीक है, डाउन ऑफ द मतलब अर्थ, इनसाइड ऑफ द अर्थ चले जाते हैं, और फिर जैसे फिर उनके बाद जो डीकम्पोज होगी, फिर उनका जो फॉसिल और फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, और जब वो फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं, जब वो बर्न करते हैं, तो उनमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसे डीकम्पोजिशन से भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो इसमें लिखा हुआ है सी, by process of respiration and decomposition of dead organic material, it returns back to atmosphere. It is usually a short term cycle. By process of respiration की process से और decomposition of dead organic matter, जो dead organic matter है उनके decomposition से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में वापस आ जाते हैं, तो ये है एक शॉर्ट टर्म साइकिल। अब सम कार्बन आर ऑल्सो एंटर्स अ लॉन्ग टर्म साइकिल, लॉन्ग टर्म मतलब बहुत साल लग जाते हैं उसको वापस आने में, मतलब वो चला तो जाता है लेकिन उसको वापस एनवायरमेंट में आने में बहुत साल लग जाते हैं, इसीलिए उसको लॉन्ग टर्म साइकिल बोलते हैं। कैसे, इट एक्यूमुलेट्स एज अनडीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर इन द पीटी लेयर्स ऑफ मार्शी सॉइल और एज इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स इन बॉटम सेडिमेंट्स ऑफ एक्वेटिक सिस्टम्स विच टेक अ लॉन्ग टाइम टू बी रिलीज्ड। इसका क्या मतलब है कि कुछ जो कार्बन है वो अनडीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर के उस फॉर्म में सॉइल में चला जाता है, ठीक है, सॉइल में चला गया अनडिकम्पोज मैटर की तरह, तो वो उसको वो कब निकलेगा, या तो जब उसको बाहर जब वो वेदरिंग होगा, फिर जब वो फॉसिल फ्यूल्स के बेसिस पे निकलेगा, तो फॉसिल फ्यूल्स में होएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ना, अनडिकम्पोज फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स जब हम यूज करेंगे तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमोस्फेयर में आ सकता है, ठीक है। और कुछ कार्बोनेट्स की फॉर्म में सेडिमेंट्स में कार्बोनेट्स की फॉर्म में वो एक्वेटिक सिस्टम्स में चला जाता है, मतलब वो पानी में चला जाता है बिल्कुल नीचे, और कब निकलेगा, या तो फिर जब कोई जियोलॉजिकल प्रोसेस होएगा तभी वो वापस आ सकता है, ठीक है। इन डीप ओशन सच एज कार्बन कैन रिमेन बरीड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए कार्बन बरीड रह सकता है ओशंस में। टिल जियोलॉजिकल मूवमेंट में लिफ्ट दीज रॉक्स अबव सी लेवल, मतलब जब तक कोई जियोलॉजिकल मूवमेंट नहीं होती तब तक वो वहीं रहेगा, या फिर जब वो कब आ सकता है, जब कोई जियोलॉजिकल मूवमेंट होगी और वो जो रॉक्स है वो सी लेवल के ऊपर आ गए, ठीक है। दीज रॉक्स मे बी एक्सपोज टू इरोजन, फिर जब इन रॉक्स की इरोजन होगी फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, ठीक है। Now fossil fuels such as coals, oil and natural gas etc. are organic compounds. They are organic compounds that were buried before they could be decomposed. मतलब ये undecomposed material है ना, तो ये buried हो गए, तो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, and were subsequently transformed by time and geological processes into fossil fuels. ये undecomposed material था जो कि ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, फॉसिल फ्यूल्स में। तो जब हम इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाएंगे तो इनमें से कार्बन निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल चलती है सारी, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल।
नाइट्रोजन बहुत ही अबंडेंस में है हमारे एनवायरनमेंट में, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो नाइट्रोजन कैसी है, एलिमेंटल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन यूज़ करने के लिए हमें उसको फिक्स करना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किस किस प्रोसेस से होता है, 3 डिफरेंट वेज है, बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, bacteria and blue green algae, by man using industrial processes, fertilizer factories, to a limited extent by atmospheric phenomena such as thunder and lightning। अब क्या है कि नेचुरल जो प्रोसेस है नाइट्रोजन का, वो कम, उससे कम नाइट्रोजन आ रही है, और जो मैन मेड प्रोसेस है उससे नाइट्रोजन ज्यादा बढ़ रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट बनती जा रही है, ठीक है, एनवायरनमेंट पे। और उस पॉल्यूटेंट की वजह से क्या हो रहा है कि एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जब एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन हो जाती है लेक्स वगैरह में, ठीक है, या वाटर बॉडीज में, फिर हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स होते हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो हम इस डायग्राम में देखो कैसे है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फिर उसको प्लांट्स यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो सॉइल में है, ठीक है, जो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो नाइट्रोजन को अमोनियम में कन्वर्ट करता है, NH4+ आयंस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। फिर उस अमोनियम को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है। फिर उस नाइट्राइट्स को एक और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली क्या है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, फिर वो प्लांट्स यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या है, जब प्लांट्स डेड हो जाता है, डीकम्पोज होता है, जो डिकेड मटेरियल है प्लांट का, ठीक है, उससे भी अमोनियम आयंस आते हैं, ठीक है। फिर वो वही प्रोसेस चलता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उनको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे ये पूरी नाइट्रोजन साइकिल चलती है, ठीक है। Now certain microorganisms are capable of fixing atmospheric nitrogen into ammonium ions। क्या मतलब है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उनको अमोनियम आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन कौन से हैं वो, फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं, एरोबिक एजोटोबैक्टर एंड एनारोबिक क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम, एंड सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लिविंग इन एसोसिएशन विद लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लिविंग इन नॉन लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल्स। जो सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल्स में जो होते हैं, फॉर एग्जांपल कौन सा है, राइजोबियम, ठीक है, वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ठीक है। देन एज वेल एज ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सा, उसके अंदर कौन सा, एनाबेना एंड स्पाइरुलिना। नाउ अमोनियम आयंस कैन बी डायरेक्टली टेकन अप एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बाय सम प्लांट्स और आर ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स by 2 groups of specialized bacteria। कौन से बैक्टीरिया करते हैं, नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया प्रमोट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट। जो नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया है वो अमोनिया को नाइट्राइट में ट्रांसफर करता है, ठीक है। नाइट्राइट इज देन फर्दर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर। जो नाइट्राइट है वो फर्दर नाइट्रेट में ट्रांसफर होता है, कैसे, कौन से बैक्टीरिया से, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया से। तो ये सारे थोड़े नाम लर्न कर लेना, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, एनाबेना, स्पाइरुलिना, ये सब। Now the nitrates synthesized by bacteria in the soil are taken up by plants and converted into amino acids which are the building blocks of proteins। जो नाइट्राइट्स हैं उनको जो सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल, जो बैक्टीरिया सॉइल में है उन नाइट्राइट्स को, वो जो नाइट्राइट्स है जो बैक्टीरिया सॉइल में, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके जो प्लांट्स यूज कर रहे हैं, फिर प्लांट्स उनको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। Now certain quantity of soil nitrates being highly soluble in water is lost to the system of being transported away by surface runoff or groundwater। In the soil as well as oceans there are special denitrifying bacteria। soil और ocean में special denitrifying bacteria कौन सा, Pseudomonas, ठीक है, which convert the nitrates or nitrites to elemental nitrogen। जो denitrifying मतलब जो अब जो nitrates और nitrites है उनको elemental नाइट्रोजन में वापस कौन कन्वर्ट करता है, Pseudomonas बैक्टीरिया, उसको क्या बोलते हैं, denitrifying बैक्टीरिया। This nitrogen escapes into the atmosphere thus completing the cycle। फिर इस जो ये एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ऐसे ही पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल कौन से में आ गई, सेडिमेंट्री साइकिल्स में आ गई।
तो phosphorus occurs in large amounts as a mineral in phosphate rocks में, ठीक है। The main storage for phosphorus is in the earth crust में कैसे, phosphorus rocks में, phosphate rocks में, ठीक है। On land phosphorus is usually found in the form of phosphates, जो लैंड पे कैसे अभी बताया कि phosphate rocks में, ठीक है। By the process of weathering, अब rocks में तो वो phosphate हमें कैसे मिलेगी, weathering processes से, erosion से, ठीक है। phosphates enter into, और उस process से क्या होता है कि phosphates rivers और streams में enter कर जाती है, ठीक है। फिर उस ocean या जो river है उस ocean में जो enter करती है phosphorus, that accumulates on the continental shelves क्या है, जो लैंड पार्ट होता है सी का या ओशन का, जो लैंड पार्ट होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ उसको बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल डिपॉजिट्स। फिर आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स द क्रस्टल प्लेट्स राइज अबव द सी फ्लोर एंड एक्सपोज द फॉस्फेट्स ऑन लैंड, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अगर वो क्रस्टल प्लेट राइज होती है सी फ्लोर से ऊपर, तब वो फॉस्फेट्स लैंड पे आते हैं, ठीक है। फिर वही प्रोसेस चलता है कि वेदरिंग से दोबारा वही फॉस्फेट्स दोबारा जाते हैं, फिर वो सारी साइकिल चलती है। आफ्टर मोर टाइम वेदरिंग विल रिलीज देम फ्रॉम रॉक एंड द साइकिल्स जियोकेमिकल फेज बिगिंस अगेन। वेदरिंग से वो फिर वेदरिंग जो रॉक्स होते हैं वो उनमें फॉस्फेट्स होती है, तो फिर वो वेदरिंग होती है उनकी, फिर फॉस्फेट्स दोबारा वो ऐसे हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो वापस ओशन में आ जाते हैं, तो ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। पर ये लॉन्ग टर्म साइकिल है क्योंकि लिखा हुआ है ना आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो इसीलिए सेडिमेंट्री साइकिल्स इम्परफेक्ट साइकिल में आती है। नाउ नेक्स्ट इज सल्फर साइकिल। The sulfur reservoir is in the soil and sediments where it is locked in organic and inorganic deposits। मतलब सल्फर जो है वो कहाँ पे मिलता है, ऑर्गेनिक कोल, ऑयल एंड पीट, और इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स कौन से, पायराइट रॉक और सल्फर रॉक। इनके फॉर्म, और किस फॉर्म में मिलता है सल्फर हमें, सल्फेट्स, सल्फाइड्स और ऑर्गेनिक सल्फर के फॉर्म में, ठीक है। इट इज रिलीज्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, इरोजनल रन ऑफ। अब जो भी सेडिमेंट्री साइकिल है वो क्योंकि जो सेडिमेंट्री साइकिल है वो रॉक्स में होंगे, उनके जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो फिर रॉक्स में होंगे तो वो कैसे बाहर आएंगे, वेदरिंग से। तो इस सब में वेदरिंग इंपॉर्टेंट है। इट इज रिलीज्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, इरोजनल रन ऑफ एंड डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड इज कैरिड टू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स इन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो फिर जब वेदरिंग होगी तो फिर वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी चला जाएगा, ठीक है, जो सल्फर रिलीज होएगा। तो द सल्फर साइकिल इज मोस्टली सेडिमेंट्री, मोस्टली सल्फर साइकिल सेडिमेंट्री के रॉक्स की फॉर्म में, रॉक्स में से मिलती है, एक्सेप्ट टू ऑफ इट्स कंपाउंड्स, जो एक्सेप्ट मतलब जो दो कंपाउंड है लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि गैसियस कंपोनेंट है इस पूरी सेडिमेंट्री साइकिल में, ठीक है। लेकिन वैसे तो ये सेडिमेंट्री साइकिल है लेकिन इसमें दो कंपाउंड्स हैं ऐसे जो कि गैसियस कंपोनेंट ऐड करते हैं इसको, कौन से, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। Now, whatever the source, sulfur in the form of sulfates is taken up by the plants and incorporated through a series of metabolic processes। जो सल्फर है वो सल्फेट्स की फॉर्म में प्लांट्स लेते हैं, ठीक है, और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से जो प्लांट्स है वो सल्फर बियरिंग अमीनो एसिड्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर वो अमीनो एसिड्स ऑटोट्रॉफ टिश्यूज में होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स है उनके अंदर वो सल्फर बियरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। फिर इट देन पासेस इनटू द ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में कैसे कि जब वो ऑटोट्रॉफ्स को खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो वो जो उनके अंदर सल्फर बियरिंग अमीनो एसिड्स है वो भी उनके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस से वो ट्रांसफर हो जाते हैं ग्रेजिंग फूड चेन में, ठीक है। सल्फर बाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैरिड बैक टू द सॉइल टू द बॉटम ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड सीज थ्रू एक्सक्रीशन एंड डीकंपोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। और सल्फर वापस कैसे आता है, वापस थ्रू एक्सक्रीशन एंड डीकंपोजिशन, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है वो वापस कैसे आता है, पॉन्ड्स, लेक्स में एक्सक्रीशन से या डीकंपोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल। सक्सेशन का मतलब क्या है, जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करती है। सक्सेशन मतलब आगे से रिप्लेस हो रही है, पिछली वाली कम्युनिटी को अब दूसरी कम्युनिटी ने रिप्लेस कर दिया, फिर वहां पे वेजिटेशन चेंज भी हो रहा है, ठीक है, ऐसे। तो वन कम्युनिटी रिप्लेसिंग अनदर कम्युनिटी, कब तक रिप्लेस कर रही है, until a stable mature community develops। until stable mature community डेवलप नहीं होती तब तक वो रिप्लेस करती रहती है, ठीक है।
Succession is a progressive series of changes which leads to the establishment of relatively stable climax committee. मतलब ये प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस है, मतलब बार बार चेंजेस होते रहते हैं। एक कम्युनिटी चली है, फिर वो उसको कम्युनिटी को रिप्लेस कर दिया किसी और उससे अच्छी कम्युनिटी ने, फिर उस कम्युनिटी को रिप्लेस कर दिया किसी और अच्छी कम्युनिटी ने, ठीक है। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है until a very stable community comes, ठीक है। The first plant to colonize an area is called the pioneer community। जो सबसे पहला प्लांट होता है एक एरिया में, जो सबसे पहले जो स्पीशीज आती है उसको क्या बोलते हैं? पायोनियर कम्युनिटी, ठीक है। फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन को क्या बोलते हैं हम? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो बिल्कुल फाइनल स्टेज में आती है, जो बिल्कुल स्टेबल होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। द स्टेज लीडिंग टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी आर कॉल्ड सक्सेशनल स्टेजेस। जो भी स्टेजेस लीड करते हैं, जैसे जो शुरू से लेके एंड तक जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक स्टेजेस है, उनको क्या बोलते हैं हम? सक्सेशनल स्टेजेस और सेरेस, ठीक है। सक्सेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। अब सक्सेशन होता है तो जो पिछली कम्युनिटी है उससे जो आने वाली कम्युनिटी है वो ऑब्वियसली अच्छी होगी। तो कैसे, क्या क्या उसमें होंगे अच्छी क्वालिटीज? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, द शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रिजर्वॉयर्स, इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इंक्रीज नीश डेवलपमेंट, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी ज्यादा होंगे, नीश डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है। एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब्स। फूड वेब्स भी, मतलब फूड वेब्स भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि जैसे जैसे डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होगी तो फूड वेब्स भी डेवलप होंगे, ठीक है। नाउ अब है प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। अब प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी सक्सेशन वो होता है जब एक एरिया जहां पे पहले से कुछ भी ना हो, मतलब बिल्कुल बेयर लैंड, वहां पे लाइक कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ है और वहां पे बिल्कुल बेयर लैंड है, वहां पे पहले कुछ भी नहीं था, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, नई लैंड है, तो वहां पे जो पहली कम्युनिटी, जो पहली स्पीशीज आएगी, वहां से वो प्राइमरी सक्सेशन शुरू होएगा, ठीक है। The new site is first colonized by a few hardy pioneer species that are often microbes, lichens and mosses. The pioneers over a few generations alter the habitat conditions by their growth and development. As the community of organisms continues to develop, it becomes more diverse and competition increases, but at the same time new niche opportunities develops. अब इसमें क्या है? The new site is first colonized by few hardy pioneer species. मतलब जब अब जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है वहां पे लैंड बिल्कुल बेयर है, बिल्कुल वहां पे कुछ भी नहीं था पहले, तो पहले कौन कौन सी स्पीशीज आएंगी? लाइक माइक्रोब्स, लाइकेंस, मॉसेस, ठीक है। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, फिर मोर डाइवर्स स्पीशीज आएगी, फिर कंपटीशन इंक्रीज होएगा, फिर नीश अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी, ऐसे धीरे धीरे करके होएगा। तो इस जो बिल्कुल बेयर से स्टार्ट होता है, बेयर लैंड से स्टार्ट होता है, उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? सेकेंडरी सक्सेशन इज द सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज आफ्टर द कंप्लीट और पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है? जहां पे एक एग्जिस्टिंग कम्युनिटी होती है, वहां पे उस प्लांट पे एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, लेकिन अब थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस या फिर डिस्ट्रक्शन, मैन मेड डिस्ट्रक्शन या फिर नेचुरल डिस्ट्रक्शन से वो कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर उसके ऊपर कोई और कम्युनिटी डेवलप करती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी सक्सेशन। A mature or intermediate community may be destroyed by natural events. Natural events से destroy हो सकती है, such as floods, droughts, fires or storms, or by human intervention such as deforestation, agriculture, overgrazing, etc. The differences between primary and secondary succession. The secondary succession starts on a well-developed soil. अभी बताया ना मैंने कि secondary succession जो होती है वो well-developed soil होती है, already उसमें community होती है, already formed at the site, ठीक है। The secondary succession is relatively faster. Secondary succession faster भी होगी क्योंकि वहां पे already community develop है, तो उनको और मेहनत करने की जरूरत नहीं है उस सॉइल पे या उस पे कुछ डेवलप करने की, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कम्युनिटी थी, बस वो कम्युनिटी डिस्ट्रॉय होगी और अब नई कम्युनिटी आई है उसकी जगह, ठीक है। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन में तो बिल्कुल ही बेयर लैंड थी, कोई वेल डेवलप्ड सॉइल ही नहीं थी, तो वहां पे ज्यादा टाइम लगेगा हमें डेवलप करने के लिए, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे देख रखे हैं ना प्राइमरी सक्सेशन, बेयर रॉक इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर अ वोल्केनिक लावा, फिर कॉलोनाइज बाय पायोनियर स्पीशीज, डीकंपोजिशन, क्रिएटेड लेयर्स ऑफ टॉप सॉइल, ऐसे कर करके ये सारा प्रोसेस होता है जो कि बहुत टाइम लेता है प्राइमरी सक्सेशन में। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है? एस्टैब्लिश्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऑलरेडी होती है लेकिन डिस्टर्बेंस हो जाती है या फिर वो कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, इससे, लेकिन फिर भी कम्युनिटी डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन वो लैंड तो फिर भी वैसी है जो उन्होंने डेवलप की थी, तो वो धीरे धीरे जल्दी जल्दी ग्रो करती है। जैसे प्राइमरी सक्सेशन में धीरे धीरे बहुत ज्यादा बहुत टाइम लेके ग्रो होती है चीजें, वैसे सेकेंडरी सक्सेशन में बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है, ठीक है।
अब नेक्स्ट इज ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक क्या होता है? व्हेन सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय लिविंग इनहैबिटेंट्स ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ। जब सक्सेशन जो वहां पे कम्युनिटी रह रही है वो सक्सेशन लेके आए तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोजेनिक सक्सेशन। और जो सक्सेशन कोई बाहर से कम्युनिटी आके लाए उसको क्या बोलते हैं? एलोजेनिक सक्सेशन। Now autotrophic and heterotrophic succession in which initially the green plants are much greater in quantity। जब green plants इनिशियली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। और जहां पे हेटेरोट्रॉफ्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं वहां पे क्या, उसको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। क्योंकि सबसे पहले तो प्लांट्स ही डेवलप होंगे ना, फिर उसके बाद सारी कम्युनिटी डेवलप होगी। तो जहां पे सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स डेवलप होंगे वो ऑटोट्रॉफिक हो गया, और जहां पे पहले हेटेरोट्रॉफ्स होंगे तो वो हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन हो गया। ठीक है। सक्सेशन वुड अकर फास्टर इन एरिया एग्जिस्टिंग इन द मिडल ऑफ द लार्ज कॉन्टिनेंट्स। would occur faster in area existing in the middle of large continents. This is because here all propagules or seeds of plants belonging to the different cells would reach much faster, establish and ultimately result in climax community. अब जो लार्ज कॉन्टिनेंट है उसके मिडिल में जो एरिया है वहां पे सक्सेशन जल्दी होगी, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है। वही बता रहा है कि वेल डेवलप्ड होती है तो वहां पे जल्दी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है। ठीक है। तो ये सब आज का यहाँ पे खत्म करते हैं हम। नेक्स्ट में हम टॉपिक करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके, थैंक यू।